हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके एक बहुत बड़े डर को मैं खत्म करने वाला हूं जो मैट्रिमोनियल केसेज में है, बना हुआ है निरंतर। और बहुत सारे लोग रात दिन उस डर से प्रताड़ित हैं, स्पेशली उनके जो माता पिता होते हैं वो। देखिए, जब आपका मैट्रिमोनियल विवाद चलता है, अभी तक आपके ऊपर कोई केस नहीं हुआ है, केस होने वाला है, पत्नी से झगड़े चल रहे हैं या पत्नी चली गई है या पत्नी के जो परिवार वाले हैं वो आपको तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की धमकियां दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी कॉल रिकॉर्ड्स मैंने सुनी जिसमें पत्नी ये कहती है कि मैं तुमको जो है मुकदमे में फंसा दूंगी और ऐसे मुकदमे में फंसाऊंगी कि तुम्हारा पूरा जीवन खराब हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पत्नी के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था, पत्नी का जो एक एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में कुछ इलाज उसका करवाया गया था। हालांकि वो इलाज पति नहीं करवाया था, लेकिन वो क्या बोलती है कि मैं ये बोलूंगी कि भाई इसने मेरे को मारा पीटा था, उसका ये मेडिकल है, और वो ऐसा बोलती भी है। एफआईआर में मैक्सिमम यही होता है। या फिर वो ये कहती है कि मैं तुम्हें हत्या के प्रयास के मुकदमे में फंसा दूंगी। तो पति के मन में बहुत भय होता है। अभी एक मामला रिसेंटली आया था जिसमें पति ने ये बताया कि मेरी पत्नी ने एक चूहे मारने की दवाई खा ली थी और उसके बाद बमुश्किल उसकी जान बचाई गई, लेकिन अभी वो ये कहती है तो मैं हत्या के प्रयास के आरोप में फंसा दूंगी। कुछ मामलों में लड़की का मिसकैरेज होता है ड्यू टू एनी रीजन, और बाद में वो कहती है मैं तुम्हें अबॉर्शन के आरोप में फंसा दूंगी। देखिए, आप कितने सारे लॉ दिए गए हैं जिनका मिसयूज कितनी आसानी से हो सकता है। और एफआईआर के अंदर लिखा जाता है मेरे पति ने और मेरे परिवार वालों ने मेरा जो है जबरन अबॉर्शन करा दिया। इसके अलावा और देखिए, आप अगर पति के घर पे कोई भी मेल मेंबर है तो भैया वो उसका दुर्भाग्य है आज के समय पे। क्योंकि आप एफआईआर को पढ़ के देखिए, इसने तो मेरे साथ छेड़खानी करी, ये मेरे कमरे में घुस गया था। और जब ऑथोरिटीज को ये बात बताई जाती है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, ऑथोरिटीज को ये बात बताई जाती है तो सामने से आंसर आता है ये तो आजकल कॉमन है। अरे कॉमन है, गलत है तो उसको रोका जाना चाहिए ना, और बढ़ावा देना चाहिए ये कह के कि ये तो कॉमन है। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? भैया, किसी की माता खत्म हो जाती है, किसी के पिता खत्म हो जाते हैं सदमे से, लेकिन किसी को कुछ नहीं पड़ी है, कोई उस लेवल तक सोचने की कोशिश ही नहीं करता। ये तो कॉमन है। तो हमें ये जो मेंटेलिटी बन चुकी है इसको ब्रेक करना है। अब इसी डर में बहुत सारे लोग हैं कि वो ऐसा मुकदमा कर देंगे। इसके अतिरिक्त बताता हूं दोस्तों आपको, आपके खाते में कुछ पैसे डाले गए होते हैं शादी के समय, क्योंकि जनरली आजकल ये तय होता है कि आधा आधा दोनों बियर करेंगे। लड़की वालों ने आधे पैसे खर्चे के आपके खाते में डाल दिए, आधे अपने लगाए, और जो भी रिसेप्शन और बाकी के कार्यक्रम थे वो कर लिए गए। बाद में विवाद के समय वो लोग कहते हैं कि भाई ये तो हमें दहेज मांगते थे शादी के समय से, और ये देखिए हमने दहेज की अमाउंट जो है इसमें क्रेडिट करी हुई है इनकी मांग के अनुसार। पहले तो देखो, दहेज देना ही अपराध है। अब वो अपराध है, लेकिन मुकदमे कितने दर्ज होते हैं दहेज देने वालों पे? अगर वो खुद कह रहे हैं कि हमने दहेज दिया है तो एडमिटेड क्राइम कंडक्ट कर रहे हैं, बट उसमें भी एक्सेप्शंस हैं, हो ही नहीं पाता। खैर, ये भी लड़के वाले पे पड़ गया। तो लड़के वालों को कितने डर सता रहे हैं, कहीं हम पे अबॉर्शन का मुकदमा ना हो जाए, कहीं हम पे जो है हत्या के प्रयास का मुकदमा ना हो जाए, कहीं हम पे छेड़खानी का यौन शोषण का मुकदमा ना हो जाए, कहीं हम पे दहेज का मुकदमा ना हो जाए। और ये सारी चीजें को वो प्रूफ के रूप में दिखाते हैं। कुछ मामलों में कुछ भी नहीं होता, लड़की आपके परिवार से चली जाती है और जाने के बाद एक एफआईआर दर्ज करती है, और जब आप पुलिस स्टेशन जाते हो तो आपको पता चलता है कि वहां तो एक मेडिकल भी लगा हुआ है। अब क्वेश्चन आता है मेडिकल आया कैसे? दोस्तों, ये मेडिकल मैनेज्ड है और ऐसा बहुत ज्यादा चल रहा है। इस प्रकार के अस्पतालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिस प्रकार से मेडिकल बना दे रहे हैं। अब लड़की जाती है, एक मेडिकल बना देती है। अधिकतर शहरों में ऐसा करना बहुत आसान है, हर जगह पे तो नहीं। बहुत सी जगहों पे तो कहते हैं भाई जाओ पुलिस कंप्लेंट लेकर के आओ, ये लेके आओ, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत आसानी से एक मेडिकल लड़की का बन जाता है। हाँ भाई, क्या हुआ था, लड़की ने कैसा हुआ था, ऐसा हुआ, वो मेडिकल लिख करके दे देते हैं, लड़की वही मेडिकल लगा देती है। और आप परेशान हो रहे होते हैं कि उसमें तो मेडिकल लगा हुआ है, चोट दिखा रखी है, अब ऐसे में क्या होगा? देखो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहां पर मेडिकल लगा हुआ है, इसका यह मतलब नहीं कि उस मेडिकल में जो कुछ लिखा है वो आपने किया है। जो भी कागज वो लगाती है क्रिमिनल केस के अंदर, आप लोगों का ये सोचना होता है कागज लगा दिया आप फंस गए, ऐसा नहीं है। जो वो कागज लगाती है उस कागज को उसको साबित करना होता है, उस कागज को उसको आपसे कनेक्ट करना होता है, तब जाकर के आपके ऊपर वो कागज साबित होता है, उस कागज में लिखी गई बातें साबित होती हैं। अब कैसे साबित करेगी वो? उस डॉक्टर को बुलाया जाएगा जिसने मेडिकल बनाया, उससे पूछा जाएगा हाँ भाई जब ये मेडिकल बना था कौन कौन आया था वहां पे, क्या जांचें करी थी तुमने, ये जो मेडिकल में लिखा किस आधार पे लिखा? पहले तो डॉक्टर ही डगमगाएगा, ठीक। उसके बाद आईओ से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, और उसके बाद अगर वो मेडिकल साबित हो भी जाता है कि उस डॉक्टर ने बनाया, तो उसे वो आपसे कनेक्ट कैसे करेगी कि उस मेडिकल में लिखी गई बातें आपके द्वारा कारित की गई हैं? ये जो सब किया जा रहा है ये उन लोगों के द्वारा केवल आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता आगे जाके इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है।
डेफिनेटली इस तरह के कोई मेडिकल साबित नहीं हो पाएंगे। डेफिनेटली अगर उन्होंने आपके ऊपर एबॉर्शन का आरोप लगाया है वो साबित नहीं हो पाएगा अगर खुद जाकर के उन्होंने किसी भी कारण से अपना गर्भ गिराया है या फिर मिसकैरेज किया है या फिर उनका मिसकैरेज हुआ है। उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल से साबित करवाया जाएगा उसको कौन कौन वहां पे आया था, कैसे हुआ, क्या कारण था, सारी रिपोर्ट्स आएंगी। तो वो शुरुआत में ये लोग दबाव बनाते हैं, आप शुरुआत में डर जाते हैं। ट्रायल में धज्जियां उड़ती हैं इस प्रकार के फेक डॉक्यूमेंट्स की। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी कहीं तक भी। एबॉर्शन के मामले, छेड़खानी के मुकदमे झूठे, यौन शोषण के मुकदमे झूठे या फिर हत्या के प्रयास, ये सब साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो आप पर ये आरोप लगा रहा है। ये आपकी साबित करने की जिम्मेदारी नहीं है कि मैंने ऐसा नहीं किया, ये उसको साबित करना पड़ेगा कि आपने ऐसा किया है। और अगर ये झूठ है तो ये साबित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आपने वास्तव में कुछ नहीं किया तो आपको 1% भी नहीं घबराना है, चाहे उसमें सेक्शन कोई सा भी लगा हो। आपको इनिशियली या तो क्वेश्चन में जाना है, बेल में जाना है, जिस पर अलग से मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आज का ये टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक है कि वो गलत बड़ी बड़ी धाराएं आपके ऊपर इंपोज करते हैं, उनकी रियलिटी क्या है। उनकी रियलिटी बिल्कुल शून्य है, उनसे आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। इनिशियली जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो 90% इस प्रकार की धाराएं इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हट जाती हैं। जहां कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है या फिर किसी और प्रकार से इन्फ्लुएंस करके एफआईआर कराई जाती है, वहां उस समय पे नहीं हटती है। तो आपको बेल के समय में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपको अरेस्ट होना पड़े। आप क्वेश्चनिंग में तब भी जा सकते हो। तो कहने का मतलब ट्रायल में तो इनका कोई वजूद ही नहीं है अगर ये झूठी है। बस जो परेशानी होती है वो इनिशियल स्टेज पे होती है, तो वहां आपको बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है, अपनी एफआईआर को समझ के कि हमें इसमें क्वेश्चनिंग में जाना है, स्टे में जाना है, बेल में जाना है या कुछ और। तो वहां पर थोड़ी सावधानी रखनी है। लेकिन अगर एक बार मामला ट्रायल में आ गया और इस प्रकार की धाराएं हैं, इस प्रकार के आरोप हैं, तो डेफिनेटली वो साबित नहीं होंगे। पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, या आपको भी पता है। जो चार्जशीट आती हैं पूरे तरीके से वेग होती हैं, कितनी सारी चार्जशीट क्वैश हो जाती हैं। कई बार आप कहते हो सर हमने पुलिस को सारे सबूत दिए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने चार्जशीट में कुछ भी सबूत अटैच नहीं किए, हमारे पक्ष का कुछ लिखा नहीं। चार्जशीट में 2-4 लाइनें लिखी होती हैं, हमने तफ्तीश करी, नक्शा नजरी बनी होती है। अगर घटनास्थल बैंगलोर का दिखाया है, एफआईआर दिल्ली में हो रही है, तो दिल्ली में ही नक्शा नजरी बना ली जाती है, बैंगलोर के घर का नक्शा वहीं पे बन जाता है थाने पे बैठ के। ये तो स्थिति है। आगे जाके जब आईओ का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उससे पूछा जाएगा आप बैंगलोर गए थे? झूठ तो कह नहीं सकता कि मैं गया था, तो बोलना तो उसे यही पड़ेगा कि नहीं गया था। नहीं गया था, ये नक्शा नजरी कहां से आई? ये ख्वाब में आया था घर जो बना दिया नक्शा? ये पूछा जाएगा उससे, क्या बोलेगा इसका जवाब? यही बोलना पड़ेगा उसको, भाई मैंने तो थाने में बैठ के बनाया था। फंस जाएगा बुरी तरीके से। क्योंकि अगर ये कहता मैं गया था तो उसकी एविडेंस ला, सरकारी रिकॉर्ड पे एंट्री करी थी जाने की, वो होगी नहीं। जब गए नहीं तो कैसे होगी? तो कहने का मतलब आईओ बहुत बुरी तरह से इसमें उलझ जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इनिशियली तो ये लोग कर देते हैं जैसा भी करते हैं, लेकिन बाद में उन हर एक चीज के लिए जवाबदेही इनकी होती है। ठीक है, उस पर कोई कार्रवाई हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन आपका मुकदमा कम से कम क्लीन चिट हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और जो भी ऐसे लोग हैं जिनको धमकियां दी जा रही हैं या जिनको झूठे मुकदमे हो जाने का डर सता रहा है, वो इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर अपने डर से उभरे होंगे। और वास्तव में भी उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल थिंग्स आर मैनेजेबल। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।